चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्र घंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति मां नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती है। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्र घंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी चंद्र घंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो शास्त्रों के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। मां की पूजा में लाल फूल, रक्त चंदन और लाल रंग की चुनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक मां चंद्रघंटा की पूजा लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। माता की पूजा में लाल फूल, रक्त चंदन, लाल चुनरी का इस्तेमाल अगर करें तो मां का आशीर्वाद आपको आज के दिन मिलेगा। आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। दुर्गा मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। माना जाता है मां चंद्रघंटा देवी चंद्रघंटा की पूजा से ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। देवी दुर्गा के स्वरूप की उपासना से साहस में वृद्धि होती है। मान्यता ये भी है कि शेर पर सवार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी उपासना मन की शांति देती है। का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन माँ का जो स्वरूप है वो बहुत उत्तम होता है और माँ भगवती का ये तीसरा रूप सबसे ज़्यादा कल्याणकारी और लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ये अभय लक्ष्मी का वरदान देने वाली सुख संपदा की देवी है। इनका पूजन करने से धन की वृद्धि, वैभव की वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा को तीसरे दिन में, नवरात्र के तीसरे दिन वाले दिन माँ को भोग लगाना चाहिए। मेवे के लड्डू का या मलाई का, रबड़ी का या दूध से बनाकर मिठाई का भोग लगाने से माँ चंद्रघंटा होती हैं प्रसन्न। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सीएम योगी आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत सभी विधायकों से एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शौचालय, पेयजल, पर्याप्त टेबल मेज और स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ाने पर जोर रहेगा। तीस अप्रैल तक चलने वाले अभियान में सभी सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस अभियान में सबसे ज्यादा नामांकन कराने वाले हेडमास्टर को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत श्रावस्ती जिले से हो रही है क्योंकि श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू करेंगे। इससे आम आदमी अपनी शिकायत सीधे सीएम के पास पहुंचा सकते हैं। सीएम आवास पर लगने वाले जनता दरबार में वैसे तो सीएम योगी प्रतिदिन 9 बजे से लोगों से मिलकर उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो किसी मंत्री को इस काम में लगाया जाता है। इस बार सीएम की गैर मौजूदगी में राज्य मंत्री अजित पाल जनता दरबार में शामिल होंगे। दरअसल योगी ने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जनता दरबार की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद मदरसों पर नजर जमा दी है। सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मदरसे जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, दीन की शिक्षा के साथ
उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है, अब वही मदरसे फर्जीवाड़े का नया जरिया बनते जा रहे हैं, जिसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। मदरसों में शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने और फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों पर नकेल कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले मदरसों के फर्जीवाड़ों की जांच होगी। एक शिकायत के मुताबिक अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ पाने वाले मदरसों में फर्जीवाड़े पाए गए थे। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य में मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार मोटा बजट खर्च कर रही है। योजना के तहत 7,442 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने 479 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन अब शिकायतें मिल रही हैं कि जिन रजिस्टर्ड मदरसों को धनराशि दी जा रही है, उनमें से कई मदरसों का कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरत है। हमारी हुकूमत इस पे बहुत गंभीर है और लगातार काम कर रही है। फर्जीवाड़ा नहीं चल पाएगा। जहां शिकायतें होंगी उस पर कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। गोंडा, कुशीनगर और अमरोहा के कई मदरसों को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायतें आई हैं। इसके अलावा योजना के तहत रजिस्टर्ड 7,442 मदरसों में तैनात 21,126 शिक्षक भी रडार पर हैं। दरअसल सरकार जानना चाहती है कि योजना के शुरू होने से अब तक मदरसों में शैक्षिक स्तर और गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। अब देखिए कि मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन विषयों की पढ़ाई के लिए मदरसों में 3-3 शिक्षकों की तैनाती की गई है। स्नातक शिक्षकों को 6,000 और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े की शिकायतें अमरोहा से आई हैं, जहां कई मदरसे जमीन पर हैं ही नहीं। इसके अलावा सवाल मदरसों में मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कई जगह पर बहुत सारी अनियमितताएं मिली हैं, जिसकी जांच अब जारी है। हर जगह हैं, उन पे बारे में हम विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। और इसी बीच मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम मदरसों में तकनीकी शिक्षा और राष्ट्रवाद की शिक्षा देने पर विचार कर रहे हैं, जिससे छात्र आतंकी गतिविधियों से अलग होकर देश के लिए काम करें। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता। रविवार शाम को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा से कड़ी पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस इस हमले को आतंकी कनेक्शन से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि आरोपी अहमद के पास से हवाई टिकट, लैपटॉप, ये तमाम चीजें मिली हैं और इस बात की जानकारी भी मिल रही है कि आरोपी हमलावर मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी करता है। दरअसल रविवार शाम को 7 बजे एक सिरफिरा शख्स धारदार हथियार के साथ गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट से घुसता है और वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर देता है, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में मौके पर मौजूद पीएसी के एक जवान उसे दबोच लेते हैं और पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीर मामला मान रही है और सभी पहलुओं के साथ आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है। इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था। तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। घटना एक गंभीर घटना है
और ये गोरखनाथ पीठ जो है आप सभी लोग जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आवागमन होता रहता है लगातार। उसके प्रदेश में इस घटना की छानबीन गहराई से करने की आवश्यकता है और हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। योगी सरकार 2.0 में अपराधियों पर कार्रवाई जारी। रविवार को नोएडा फेज 3 इलाके में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी बदमाश आबिद के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी मुनीश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और कार बरामद हुई। आरोपी आबिद के ऊपर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मौके से एक आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी। बलिया पेपर लीक केस मामले को लेकर मास्टरमाइंड समेत 4 और आरोपियों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। निर्भय नारायण महाराज देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, जिस पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कॉपी बेची थी। निर्भय नारायण के साथ राजीव प्रजापति, अविनाश गौतम, मुलायम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक पेपर लीक केस में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया पुलिस ने इस केस का पूरा पर्दाफाश किया है और एक विद्यालय के प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उस प्रश्न पत्र में के सील को टैंपर करते हुए और उसमें से प्रश्न पत्र निकाले। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज भी एक साथ कई जिलों में कार्रवाई की गई। लखनऊ में प्रशासन ने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहा दिया। मकान को बिना नक्शे के पास कराया गया था। एटा में प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग गिरा दी। नोएडा में अथॉरिटी ने मंदिर के पास अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। तो लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने माफिया हनीफ समेत 3 लोगों की 1 करोड़ समेत संपत्ति कुर्क की। कासगंज में प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो फर्रुखाबाद में भी प्रशासन ने कब्रिस्तान में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। चाहे राजधानी लखनऊ की पुलिस हो, गाजियाबाद की पुलिस हो या प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस हो, जो लगातार चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है, तो कहीं पर बुलडोज़र भी गरज रहा है। प्रशांत कुमार साहब से बात कर लेते हैं। सर, एकदम से पुलिस तेज़ी में आई है, हालांकि कुछ अपराध की भी घटनाएं हुई हैं। जी, ये देखा गया कि इलेक्शन के बाद से कुछ संगीन अपराध भी घटित हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी सेटिस्फैक्शन का विषय है कि बहुत अल्प अवधि में ही उन चीज़ों का अनावरण भी किया गया है। शासन की प्राथमिकता शुरू से ही अपराध और अपराधियों के प्रति जो है 0 टॉलरेंस की रही है, तथा माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। अमरोहा में गौकशी के आरोप ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। आरोपी जिनाश गले में तख्ती डालकर पहुंचा था और पुलिस से भविष्य में कभी अपराध न करने का भी वादा किया। लगातार दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरे राज्य में अभियान चला रही है, जिसका खौफ अब अपराधियों में दिखने लगा है। इसलिए अमरोहा में भी एक आरोपी डर के मारे पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंच गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद मिलना अब शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय के पास ही श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम किया गया है, जहां एक बार में 1000 लोगों को संगत में बैठाकर भोग लगा प्रसाद बांटने की व्यवस्था है। भक्तों को पूरी, सब्जी, दाल चावल और हलवा प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक राम भक्तों को रामलला को भोग लगाया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में उपलब्ध होगा। प्रसाद मिलने से राम भक्तों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के मंदिर पहुंच रहे हैं। ये ट्रस्ट द्वारा तय किया गया था कि हम 3 अप्रैल से
और 16 तारीख तक भगवान का भोग प्रसाद पूर्ण मात्रा लोगों को, श्रद्धालुओं को प्रदान कराएंगे। वो आज शुभारंभ हुआ है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की भूमि कही जाने वाली धर्म नगरी हरिद्वार में मां भगवती के अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों में से एक है हरिद्वार का प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर। देश में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खम्भ स्वरूप में विराजमान है। यूं तो साल भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर पावन नवरात्रों के दौरान मंदिर की छटा अलग ही देखने को मिलती है। देखिए, देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है मां चंडी देवी का मंदिर। मां चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में स्थित है। ये मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है, जो आज के दौर में हरिद्वार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। हरिद्वार के नीलगिरी पर्वत पर चंडी देवी विराजमान है। पुराणों में मान्यता है कि जब शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार मनुष्य लोक और देवलोक पर बढ़ गया था, तब मां ने चंडी का रूप धारण कर इन राक्षसों का वध किया और सभी को इनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। साल भर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि चंडी देवी मंदिर में पूजा आराधना करने से सभी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। आदिकाल में जब शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।